हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राय, जीव विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरौनी चंद्रपुर। आज हम कक्षा 11 के पाठ 8वां कोशिका जीवन की इकाई के अंतर्गत हम पढ़ें क्या कोशिका झिल्ली के कार्य। इसके पहले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, कोशिका झिल्ली के संगठन के बारे में पढ़े थे और कोशिका झिल्ली के संरचना के बारे में पढ़े थे। अब हम पढ़ें क्या कोशिका झिल्ली के कार्य। नंबर 1 जो कोशिका झिल्ली कार्य क्या है, पारगम्यता। जो कोशिका झिल्ली है वो अर्ध पारगम झिल्ली के रूप में सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के रूप में क्या कार्य करती है, अर्थात इसके द्वारा कोई भी सेलेक्टेड पदार्थ कोशिका के अंदर आ सकता है या कोशिका से बाहर आ सकता है। सेलेक्टेड जो ये चाहेगी वही पदार्थ अंदर या बाहर होंगे कोशिका कला से, तो उसी गुण को हम बोलते हैं क्या, पारगम्यता। नंबर 2 है निष्क्रिय परिवहन। नाम से पता चल रहा है निष्क्रिय परिवहन के अंतर्गत ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं होगा। इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएंगे। आइए इसके 3 भाग है, कौन कौन से। नंबर 1 है सरल विसरण, से सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। इसमें जो मॉलिक्यूल है, पदार्थ हैं, वो अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्या, सरल विसरण। इस विसरण के दौरान ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं होता है। जो आपके विलेय होते हैं, कौन से विलेय, उदासीन विलेय, न्यूट्रल जो सल्यूट होते हैं, उनका जो परिवहन होता है वो सरल विसरण के माध्यम से होता है। अर्थात इसमें अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या होते हैं, पदार्थ क्या होते हैं, आवागमन करते हैं। इसमें किसी वाहक प्रोटीन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नंबर 2 है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें जो पदार्थ है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करेगी, लेकिन उसमें वाहक प्रोटीन की सहायता से वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो आपके पोलर अणु होते हैं, जैसे जल है, वो क्या करता है, अध्रुवीय लिपिड को पार नहीं कर पाता है। तो ऐसे ध्रुवीय पदार्थों या अणुओं के लिए हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराते हैं, या ऐसे पदार्थ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा कोशिका के अंदर या कोशिका के बाहर जाते हैं। अर्थात इस तरह के परिवहन में वाहक प्रोटीन अर्थात कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसमें भी एटीपी का इस्तेमाल नहीं होता है। जब वाहक प्रोटीन इस्तेमाल होगा तो उसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहेंगे। इसी कैटेगरी में 3 है परासरण, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक प्रकार का क्या है, जल का परिवहन है। जल का अपने अधिक सांद्रता से अपने कम सांद्रता की ओर यदि गति करता है जल, तो उस तरह के जल के गति को ही हम बोलते हैं क्या, परासरण, ऑस्मोसिस। अधिक सांद्रता वाला जल अपने कम सांद्रता वाले जल की ओर गति करेगा, उसी को हम बोलते हैं परासरण। इन तीनों विधियों में चाहे वो सरल विसरण हो, चाहे फैसिलिटेटेड विसरण हो या परासरण हो, इनके अंदर एटीपी का इस्तेमाल नहीं होता है। जो पदार्थ है अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति कर रहा है। तीसरा है आपका सक्रिय परिवहन, जिसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इस प्रकार का जो परिवहन है सांद्रता प्रवणता के विपरीत, ये सांद्रता के जो प्रवणता होता है उसके विपरीत कार्य करता है। अर्थात ये सांद्रता प्रवणता के अनुसार काम करता था, अर्थात अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहा था। लेकिन सक्रिय परिवहन में पदार्थ जो है, मॉलिक्यूल, वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल नियम है कि अधिक से कम होना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत हो रहा है, सांद्रता प्रवणता के विपरीत, अर्थात कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति कर रहा है। इसके अंदर एटीपी ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं अणुओं का अपने कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करना, जिसके दौरान ऊर्जा का उपयोग होना ही कहलाता है क्या, सक्रिय परिवहन। इसके एग्जाम्पल के रूप में क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप, जो आगे वाले टॉपिकों में हम लोग पढ़ेंगे। चौथा है इंडोसाइटोसिस। किसी पदार्थ का
कोशिका कला को बिना पार किए हुए अंदर आ जाना क्या कहलाता है? एंडोसाइटोसिस। एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का कोशिका के अंदर प्रवेश करना। ये दो तरह के होते हैं, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग, जब कोई ठोस पदार्थ कोशिका के अंदर आता है तो उसे हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। हम जो भी चीज खाते हैं कोई ठोस खाते हैं। और पिनोसाइटोसिस माने जब कोई तरल पदार्थ कोशिका के अंदर आएगा तो उसे पिनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग कहते हैं। फेगोसाइटोसिस के अंदर जैसे ये कोई माने ठोस पदार्थ है, वो सबसे पहले जो कोशिका कला है उसको चारों से घेर देती है। घेरने के बाद पफ बॉल, मतलब ये आपस में जुड़ जाए, इनको अलग कर देंगे, ये बन जाएगा फेगोसोम। फूड वैक्यूल बना देते हैं। बात समझ में आई? इसमें क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो आपस में ही चिपक जाएगी और कली के रूप में क्या होगी, वेसिकल को बाहर निकाल देगी, अलग कर देगी। इसी को हम बोलते हैं फेगोसोम या फूड वैक्यूल। ठीक उसी तरह यदि लिक्विड को अंदर लाता है तो उसे पिनोसोम, इस संरचना को पिनोसोम, इसको फेगोसोम। ठोस यदि आ रहा है वैक्यूल के रूप में तो उसे हम बोलते हैं फेगोसोम। तरल लिक्विड आएगा उसे पिनोसोम। इस तरह हमने देखा क्या है, ये एंट्री हो रही है। इसी तरह इसके विपरीत है एक्सोसाइटोसिस, जब कोई पदार्थ कोशिका कला से बाहर जाएगा या सेल के बाहर जाएगा, उस क्रिया को हम बोलते हैं क्या, एक्सोसाइटोसिस। धन्यवाद।